हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ कैश बुक पढ़ेंगे, दैट इज़ जहाँ डबल कॉलम रहता है। एक कॉलम में कैश लिखा जाता है, दूसरा कॉलम में बैंक लिखा जाता है। बहुत सारा कंपनियाँ कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन भी करती है, यानी कि वो चेक से पैसा रिसीव कर ली या चेक से पेमेंट कर देती है। आजकल ऑनलाइन का जो ज़माना है, तो ऑनलाइन ही पेमेंट आप रिसीव कर लिए या ऑनलाइन आपने पेमेंट दूसरे को कर दिया, तो ये सब तो बैंक ट्रांजैक्शन है ना। तो इस तरह का बिजनेस में दो कॉलम मेंटेन होता है और ये कैश ट्रांजैक्शन के ही कैटेगरी में आता है। चाहे आप हार्ड कैश दें या ले, चाहे बैंक के थ्रू पेमेंट करिए या रिसीव करिए। तो यहाँ पे जो कैश बुक रहता है बेटा जी, वहाँ पे दो कॉलम रहता है अमाउंट लिखने के लिए। एक कॉलम में कैश का सारा अमाउंट लिखा जाएगा, दूसरा कॉलम में बैंक का अमाउंट लिखा जाएगा। तो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। पहला कॉलम तो ऑब्वियस है डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स यानी कि रिसीट, जो भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे रिसीट साइड, चाहे कैश में रिसीव करें चाहे बैंक में रिसीव करें। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट के लिए दो कॉलम कैश प्लस बैंक, ये डेबिट साइड हो गया। सिमिलरली क्रेडिट साइड भी उतना ही कॉलम है, दिस इज द पेमेंट कॉलम। यहाँ भी कैश एंड बैंक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा, कैश प्लस बैंक जहाँ दोनों कॉलम मेंटेन करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस कैश प्लस बैंक दोनों को अफेक्ट करता है। तो पहला कौन सा ट्रांजैक्शन जो बैंक और कैश दोनों को इन्वॉल्व करेगा? जर्नल एंट्री में हमने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझाया था ना। तो पहला, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो रिसीव कहाँ किया गया? बैंक में, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ गया और मेरे पास से क्या चला गया? कैश। तो दोनों कॉलम को इन्वॉल्व किया ना। एक साइड रिसीव किया जाएगा, अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक रिसीव करेगा और पेमेंट कौन कॉलम करेगा? कैश कॉलम। अब एक बार फिर से हम जर्नल एंट्री के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक यहाँ डेबिट हुआ है तो बैंक कॉलम में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ, लेकिन लिखेंगे क्या? ठीक उल्टा वाला ट्रांजैक्शन, टू कैश अकाउंट, इजंट इट? और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश कॉलम में किधर जाएगा? इस साइड। और लिखेंगे क्या? उल्टा वाला आइटम, बाय बैंक अकाउंट, और कैश कॉलम में चला गया। पेमेंट कैश किया है तो पेमेंट साइड कैश कॉलम में, रिसीव बैंक किया है तो रिसीट साइड बैंक कॉलम में। ये दोनों साइड जाएगा। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और जब कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं तो उसको इंडिकेट भी करना पड़ेगा बाय द अल्फ़ाबेट सी। तो LF कॉलम में यहाँ हम यूज़ करेंगे सी लिखने के लिए। तो पहला सिचुएशन तो ये है जहाँ दोनों साइड गया। दूसरा है जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, पैसा विड्रॉ करते हैं ना, गए ATM से पैसा निकाल लिए, कैश आया ना आपके पास, तो जो सेकेंड जर्नल एंट्री होगा कैश विड्रॉन, और ये ऑफिस यूज़ के लिए। तो क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही होता है ना बेटा जी, याद आ रहा है? तो कैश यहाँ डेबिट हुआ है तो ऑब्वियस है डेबिट साइड जाएगा। और लिखेंगे क्या? टू बैंक अकाउंट। तो दिस साइड वी विल राइट टू बैंक अकाउंट। और किस कॉलम में? कैश कॉलम में। बैंक क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड, लेकिन लिखेंगे क्या? बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में। अपने कॉलम में अपना नाम से इंडिकेट नहीं करेंगे। अगर इधर तो कैश लिख रहे हैं तो कैश कॉलम में नहीं जाएगा।
अगर इधर बैंक लिख रहे हैं तो बैंक कॉलम में नहीं जाएगा। सिमिलर रूल इधर भी अप्लाई होता है, पेमेंट साइड भी। तो दो ऐसा सिचुएशन है जहाँ कॉन्ट्रा एंट्री होगा और यहाँ भी सी अल्फ़ाबेट से इंडिकेट कर देंगे। तो पहला हो गया बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तब कॉन्ट्रा एंट्री, और दूसरा जब बैंक से पैसा निकालते हैं उस केस में भी कॉन्ट्रा एंट्री। इसके अलावा कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के ट्रांजैक्शन के वक्त दोनों साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक कॉलम में रिसीट साइड, दूसरा कॉलम में पेमेंट साइड। ओके, तो अभी हम समझाने की कोशिश तो किए हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। दोनों कॉलम आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। ईयर इज 2017, दोनों साइड ईयर लिख दे रहे हैं टॉप पे 2017। पहला ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 को कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। 1 जनवरी को कैश भी मेरे पास बैलेंस है और बैंक बैलेंस भी है, तो दोनों मेरा 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हैं बेटा जी? डेबिट साइड जनवरी 1 टू बैलेंस BD, और कैश कॉलम में 4000 रुपया, बैंक बैलेंस है मेरा 12000। अगला बोल रहा है 4 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल किए हैं कैश में, तो कैश में गया है तो कैश कॉलम में जाएगा, और सेल किए हैं तो पैसा हमको मिला होगा टू सेल्स अकाउंट 13,200। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हमको पैसा मिला है, कुछ नहीं बोलता है, कैश कॉलम में ही जाता है टू सुरेशेज अकाउंट 2500 रुपीज़। नॉर्मल जैसे पास करते हैं एंट्री, पीछे जो हमने समझाया था कैश बुक में, वैसे ही करेंगे, सिर्फ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक में कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। बाकी नॉर्मल तरीके से ही लिख देंगे। रिसीव किए हैं तो रिसीट साइड, पेमेंट किए हैं तो पेमेंट साइड। कैश रिसीव किए हैं तो कैश कॉलम, चेक मिला है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेक जो मिला है वो अगर उसी दिन जमा किए हैं तो बैंक कॉलम में जाएगा, अगर उस दिन नहीं जमा किए हैं तो बैंक कॉलम में नहीं जाएगा। अब जमा ही नहीं किए तो बैंक कहाँ से रिसीव की? तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। अगर चेक मिल जाता है और उसी दिन जमा कर देते तो क्या एंट्री पास करते हैं? जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन से मिला उसका नाम, यानी कि टू डेटर्स अकाउंट अगर डेटर से मिला है तो। और अगर चेक उस दिन जमा नहीं करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दो अलग अलग आइटम डेबिट हुआ ना, पिछला में बैंक हमने डेबिट किया और अभी वाले में चेक इन हैंड डेबिट किया। अब ये चेक तो अभी मेरे पास ही है, अभी जमा हम तो किए नहीं हैं। जिस दिन इस चेक को जमा करेंगे तो रिसीट साइड चला जाएगा बैंक कॉलम में और लिखेंगे क्या? टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब जर्नल एंट्री भाई आपको याद होना चाहिए, तब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जर्नल ही याद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, सोचना पड़ेगा क्या लिखें क्या नहीं लिखें। ओके। 6 जनवरी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। अभी जो हम समझाए हैं बस उसी से रिलेटेड है। 6 जनवरी को टू रवीज अकाउंट,
चेक मिला और उसी दिन जमा भी कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम 6400। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। 7 जनवरी को चेक से ऑफिस स्टाफ को सैलरी पेमेंट किए हैं, तो चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक में बाय सैलरी अकाउंट। कितना पेमेंट किए हैं? 7600। नेक्स्ट, पेड सुधीर बाय चेक। 10 तारीख को सुधीर को चेक से पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो पेमेंट साइड बाय सुधीर। और कितना पेमेंट किया हमने? 5000। सिंपल है ना, चेक से पेमेंट किए तो बैंक कॉलम, पेमेंट करने के समय तो कुछ नहीं हम लोग ध्यान देते, पेमेंट किए चेक से, बैंक कॉलम में चला जाएगा। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12 तारीख को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नथिंग इज मेंशन, कैश में पेमेंट किए होंगे। अमाउंट इज 1200। कैश परचेजेस, परचेज किए हैं कैश में बाय परचेजेस अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किए हैं? 8000 का। सोलह तारीख को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किए टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री 10,000। बैंक पैसा रिसीव किया तो बैंक कॉलम में, और लिखेंगे क्या? ठीक उल्टा चीज़, टू कैश अकाउंट। और ये तो कॉन्ट्रा है, दोनों साइड जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कैश कॉलम में 10,000 एंड सी इन द लेजर फोलियो कॉलम। नेक्स्ट, कैश सेल्स। गुड सेल किए हैं, कैश मिला। 20 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 15,100। परचेज मशीनरी सेम डेट में 20 तारीख को एंड पेमेंट मेड बाय कैश। मशीनरी खरीदे हैं, पेमेंट किए हैं कैश में बाय मशीनरी अकाउंट 6,800। पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। ये जो मशीनरी खरीदे हैं बेटा जी, उसको इरेक्ट करने के लिए वेजेस पेमेंट किए, तो ये तो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। जर्नल में इसको भी हमने समझाया था कि एसेट से रिलेटेड कोई भी खर्च उस एसेट में ही इंक्लूड होता है। तो बाय मशीनरी अकाउंट 400 रुपीज़ कैश कॉलम। इंस्टॉलेशन चार्जेस मत लिखिएगा, वेजेस मत लिखिएगा, क्योंकि इट इज़ स्पेशली रिलेटेड टू मशीनरी। ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। कैश विड्रॉ किए ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश तो आया ना, तो कैश में रिसीट साइड जाएगा, लिखेंगे क्या? टू बैंक अकाउंट 7,500 रुपीज़ एंड दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक पेमेंट किया तो बाय कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। 23 तारीख को अनिल से चेक मिला और उसको बैंक में जमा कर दिए टू अनिल। $4,600। अगला बोल रहा है अनिल्स चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। अभी ये जो चेक जमा किए है ना, ये 27 तारीख को डिसऑनर हो गया, यानी कि इसका पेमेंट हमको नहीं मिला। तो जो इधर लिखे थे जिस कॉलम में, डिसऑनर के केस में पेमेंट साइड लिख देंगे, और अगर इस पे बैंक कुछ चार्ज भी ली है तो बैंक चार्जेस जोड़ करके पेमेंट साइड जाएगा।
ठीक है, लिखेंगे क्या? बाय अनिल, क्योंकि जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाता है डिसऑनर के केस में। 4600 चेक जब मिलता है और जमा करते हैं तो क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और अगर डिसऑनर हो गया तो जस्ट रिवर्स कर देते हैं एंट्री को, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए डेटर्स यहाँ चला गया, बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लेकिन लिखें बाय अनिल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, परचेज्ड अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक कॉलम 8000 रुपीज़। नेक्स्ट, 30 तारीख को पेड चैरिटी बाय चैरिटी अकाउंट। पेड इनटू बैंक, फिर से बैंक में पैसा जमा करें। डिपॉजिटेड बोलिए, पेड बोलिए, दोनों का मतलब, या बैंक्ड बोल दीजिए, सबका मतलब वही है, बैंक में पैसा जमा करना। तो बैंक तो रिसीव कर रहा है और कैश पेमेंट कर रहा है, तो 31 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट कैश गया, तो कैश कॉलम में पेमेंट साइड 12000, और बैंक रिसीव कर रहा है टू कैश अकाउंट 12000। अब सारा ट्रांजैक्शंस दोनों साइड रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमको क्या करना है? दोनों कॉलम का बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले रिसीट साइड का टोटलिंग कर ले रहे हैं, और देखने से लग भी रहा है कि बैंक कॉलम भी रिसीट साइड का ही बड़ा है। तो टोटल कैश कॉलम का टोटल 42,300 और बैंक कॉलम का टोटल 45,000। एकदम सामना सामनी टोटलिंग कीजिएगा, ऊपर नीचे नहीं करिएगा। टोटल पेमेंट साइड कैश कॉलम 38,520 रुपीज़ और बैंक कॉलम 32,700। तो देख रहे हैं ना, दोनों कॉलम का डेबिट साइड बड़ा है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट साइड। तो बैलेंस किधर करेंगे? ऑब्वियस है ऑन दी क्रेडिट साइड, जिधर कम है उधर ही बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। बाय बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन, टोटल लिख लीजिए। जो इधर का टोटल था वही होगा उधर का फिर से फाइनल टोटल, इसको ग्रैंड टोटल भी बोलते हैं। अब इस टोटल में से इसको लेस कर दीजिए तो आपका बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। तो 42,300 माइनस 38,520, 3,780 रुपीज़, और 45,000 माइनस 32,700, 12,300। तो ये मेरा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया। अब जो क्लोजिंग बैलेंस 31 जनवरी का था वो मेरे लिए 1 फेब को क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस BD, कैश था मेरा 3,780 और बैंक बैलेंस 12,300। बैलेंस BD ला करके छोड़ देंगे। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है ना? तो आज हमने कैश बुक का डबल कॉलम समझा दिया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा और
ऊपर लेवल का सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।